नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम सबसे पहले हेमंत अत्री जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। थैंक यू। चुनाव तो दिल्ली के हो गए, अब चर्चा मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का। मोदी और शाह के युग में इससे बड़ी पहेली कुछ नहीं है। अगर दिन भर इस पर कोई गेम खेलना चाहे तो खेल सकता है। कई कई दिन गेम चलते हैं, बूझो तो जाने, लेकिन कोई बूझ नहीं पाता है। हालांकि एक बात जो जानकारी मिली है, ये पुख्ता है कि पर्ची तैयार हो चुकी है, पर्ची में नाम लिखा जा चुका है। अब पर्ची में नाम किसका है, सवाल ये है। चर्चा इस वक्त है कि नरेंद्र मोदी जब फ्रांस और अमेरिका के दौरे से लौटेंगे तब मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। लेकिन इसमें जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक नाम तय हो चुका है, पर्ची में लिखा जा चुका है। कई बार होता है ना, चोर सिपाही वाली पर्ची तैयार होती है लेकिन होता है चलो खाना वाना खा लेते हैं तब खेलेंगे। तो वही है, पर्ची लिखी जा चुकी है, नाम लिखा जा चुका है। लेकिन मोदी जी आएंगे तो एक भव्य इवेंट होगा, बगैर इवेंट के तो कुछ भी नहीं होता। तो अभी 2 दिन का 3 दिन का इवेंट आप फ्रांस से लेकर के और अमेरिका तक का इवेंट देखिएगा। फिर जब वहां से आएंगे तो लोकल इवेंट दिल्ली का होगा। अब पर्ची में नाम जो भी है, ये नाम आप तय मान लीजिए कि जिन नामों पे चर्चा हो रही है, प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी, ये नाम नहीं है। ब्रजेंद्र गुप्ता, ये नाम नहीं है। कुछ नाम बड़े फिल्टर होकर के आए हैं और बहुत नीचे से आए हैं, और वो ऐसे ही हैं जिन गुमनाम सिपाहियों को तलाशते हैं। और तलाशते नहीं है, यहां पर मैं करेक्ट करूंगा, दरअसल ऐसे ही गुमनाम सिपाहियों को मैदान में उतारा जाता है चुनाव में। पहले उनकी जीत तय होती है, भले उनका कार्यकर्ता उनको ना पहचानता हो। कार्यकर्ता भी चुनाव प्रचार में नहीं लोड लेता है ऐसे प्रत्याशियों का। उन्हें पता होता है अरे ये जीते हारे इसका कुछ होना नहीं है, किसी काम का नहीं है। एकाएक वो सीएम बनता है। लेकिन कुछ नाम है जो फिल्टर्ड है, कुछ संघ के भीतर से, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से तमाम चर्चाएं हैं, उन पे हमने कुछ फिल्टर किया थोड़ा बहुत। ऐसे कुछ नाम हैं। महाजन साहब एक हैं, जितेंद्र महाजन, इनके बारे में चर्चा करेंगे। शिखा राय, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। शिखा राय, इन्होंने ग्रेटर कैलाश से हराया है सौरभ भारद्वाज को। इसके अलावा कुछ और नाम है, अब सब नाम हम नहीं खोलेंगे, 2 और भी नाम है। अब सीधे चलते हैं। सबसे पहले जिन नामों पे अटकलबाजी है, जरा उन नामों को आप रखिए, फिर एक एक करके नाम क्यों कटेगा इस पर भी चर्चा जरूरी है। तो जरा नाम तो लाइए पहले हेमंत भाई कि किन किन नामों पे चर्चा है। आशीष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पर्ची जो है, पर्ची तैयार हो चुकी है, लेकिन पर्ची चुनाव के परिणाम आने का उसके पर्ची से कोई वास्ता नहीं। जो मोदी और शाह की जोड़ी है, ये चुनाव की घोषणा होने से पहले ये तय कर लेते हैं कि इस बार यहाँ पर हम ये दाव खेलेंगे, और वो व्यक्ति कंप्लीटली गुमनाम होता है। एक मनोहर लाल खट्टर का आप एब्रेशन कह सकते हैं कि जिसको सीएम बनाया गया तो उसका एक अंदाजा था, क्योंकि उसको इंटरनली 4 सीटों पर ऑफर किया गया, 3 सीटों पर ऑफर किया गया, और चौथी से चुनाव लड़ा के जीतते ही फर्स्ट टाइमर एमएलए, कभी वो व्यक्ति पार्षद भी नहीं रहा। उसके अलावा आप जिसको भी देखेंगे वो इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स का अहम हिस्सा होता है। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ उदाहरण मैं देता हूं। आपने मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम देखा, शिवराज चौहान से पर्ची निकलवाई जा रही थी। मोहन यादव को कौन जानता था? छत्तीसगढ़ का देख लीजिए। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे को जब राजनाथ ने चिट्ठी दी तो उनका मुंह खुला रह गया भजनलाल शर्मा का नाम देख करके। उनको समझ में ही नहीं आया और वो ढूंढ रही थी कि ये कहां पे। ऐसे ही महाराष्ट्र में फडणवीस को बढ़ाया था, आपको ध्यान होगा। ऐसे ही उत्तराखंड का उदाहरण देख लीजिए। बेसिकली क्या है ये चीज आशीष भाई, है कि इनका बेसिक एक कंसेप्ट है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ना तो मास लीडर हो, ना उसके अंदर मास लीडर होने की बुक्कत हो, वो केवल दिल्ली के इशारे पर चलकर उनके रिमोट का काम करे, बाकी काम दिल्ली कर लेगी। सत्ता संचालन से लेकर के दिनों दिन जो दैनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं वो, और उसके अलावा उसके बाद भी आगे चुनाव जिताने की जिम्मेदारी भी उस पर नहीं होती। वो इकोसिस्टम की होती है, जिसमें राजीव कुमार जैसा तमाम सारा सिस्टम, और उसमें इलेक्टोरल वोट्स और जो भी इलेक्टोरल रोल्स, नाम काटना, नाम जोड़ना, व्हाटएवर, वो सारी चीजें आपको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं। तो दिल्ली के चुनाव में आप किसी का नाम ले लीजिए, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, स्मृति ईरानी, ये वो फला, इनमें से कोई नहीं बनेगा।
ये तय मान के चलिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये पिछला इनका एक्सपीरियंस बताता है। दूसरा, जिसका भी नाम आ गया, कल से 8 नाम मार्केट में घूम रहे हैं, तय मान के चलिए उनमें से कोई नहीं होगा, और ऐसा नाम होगा जिसका नाम आते ही सब कुछ फक रह जाएगा, जो सरप्राइज फैक्टर कहते हैं ना, ओह फैक्टर है। उस तरह की चीज पहले से लेकर के चलते हैं, तैयारी करके चलते हैं। जैसा आप कल बार बार कह रहे थे कि इनको रिजल्ट का भी पता होता है कि ये इस बार इतनी आनी है, तो वो सारा खेल वो पहले कर चुके होते हैं। तो दिल्ली में 48 एमएलए जीत करके आए हैं, जो सबसे गुमनाम। आज मैं कई नेताओं से बात कर रहा था, तो मैंने हंस के कहा कि यार कोई दिल्ली का मनोहर लाल कौन होगा, ये दिल्ली का मोहन यादव कौन होगा। तो उन्होंने हंस के कहा कि यार देखो, हम तो जिसका नाम लेंगे वो तो भूल जाइए आप, बॉस ने तय कर रखा है, और बॉस अमेरिका जा रहे, आते ही पर्ची निकाल के जेब में दे देंगे, पर्ची रेडी। तो मैंने कहा कौन हो सकता है? उसने कहा ऐसा ही नाम मैंने भी नहीं सुना, आप भी हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा अजय महावर हो सकता है। मैंने कहा ये कौन है? बोला मैं शेड्यूल कास्ट नेता है, छुट्टी। मैंने कहा इनको तो कोई नहीं जानता। बोला इससे बड़ी यूएसपी और क्या होगी कि कोई नहीं जानता। फिर मैंने कहा और? बोला महिलाओं में आप बात करोगे तो रेखा गुप्ता हो सकती है। रेखा गुप्ता भी पहली बार की एमएलए है, पहले पार्षद थी। फिर पूछा कि और कौन हो सकता है, तो बोला आशीष सूद भी हो सकता है, वो भी पहली बार के फ्रेशर एमएलए है। तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा जी कास्ट इक्वेशंस की बात है, दलित बनाना होगा तो ये बन जाएगा, वो बनाना होगा तो वो महिला बनानी होगी, वैश्य बरादरी से बनानी होगी तो रेखा गुप्ता बन जाएगी, और कोई पंजाबी अरोड़ा बनाना होगा तो आशीष सूद क्यों नहीं बन सकता। तो मैंने कहा भाई बात तो ठीक है आपकी। उन्होंने कहा कि जैसे स्मृति ईरानी का नाम ले दिया, आप बताइए स्मृति ईरानी को क्यों बनाना चाहिए दिल्ली का चीफ मिनिस्टर? शी इज नॉट एमएलए। तिवारी का नाम ले लेंगे, तिवारी इज नॉट मनोज तिवारी, मनोज तिवारी इज नॉट एन एमएलए। एमपी का चुनाव लड़ा के उस भेजा गया है। अभी तक एक भी उदाहरण मोदी शाह के उसमें नहीं कि इस तरीके से कोई बनाया गया हो। तो बेसिकली क्या है कि अभी बाहर कयास लग रहे हैं, उन दोनों को ये पता है। ये प्रवेश साहिब सिंह वर्मा एलजी से मिल रहे हैं, वो कल रिजल्ट आते ही होम मिनिस्टर से मिले थे, तमाम जनता मिल रही है, विधायक तमाम, कोई मतलब नहीं है इन बातों का, कोई भी मतलब नहीं है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा कैसे जीते हैं, उनके एरोगेंस का लेवल क्या है, वो कैसे जीते हैं, ये भी उसको अमित शाह से ज्यादा किसको पता है, या मोदी से ज्यादा किसको पता है। वो ये तो नहीं क्लेम कर सकते कि मैं जीत गया, वो तो तमाम चीजें और होती। तो ये सारा जो सिस्टम है, और इसमें जो मोदी की पर्ची है वो चुनाव से पहले, जैसे हम बात करें, पहले से तैयार है। ये तो सब औपचारिकता है, कयासबाजी मीडिया लगाता रहे। ये आपने आज तक देखा है कि किसी भी प्रदेश का सीएम मीडिया उसका ठीक गैस लगा पाया हो? जवाब है ना, कल्पना ही नहीं कर सकता ना। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको, नाम चर्चा में है स्मृति का, नाम प्रवेश वर्मा का, नाम वीरेंद्र सचदेवा का कि वो दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम चर्चित नाम है, कल्पना ही नहीं करिए। मनोज तिवारी सोचिए ही मत, ब्रजेंद्र गुप्ता सोचिए ही मत, 3 बार विधायक रह लिए, अब कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? उसके लिए पहली एलिजिबिलिटी है कि कभी विधायक न रहे हो, गुमनाम हो। आपने 3 नाम लिए, 3 नामों में बताऊं, अजय महावर, ये राजस्थान के रहने वाले हैं, दलित हैं। ये नाम थोड़ा कंसीडर करना चाहिए लोगों को, अभी रख लेना चाहिए, अपने अपने पर्ची लिख करके जेब में रखना चाहिए अजय महावर का नाम। रेखा गुप्ता का नाम है चर्चाओं में, लेकिन फिर भी कई ऐसे हैं वजह जिसकी वजह से हो सकता है न बने, क्योंकि रेखा गुप्ता के ये भले ही देखिए 3 एलिजिबिलिटी है कि उस जो है विधायक को या उस व्यक्ति को सुनाई ना देता हो, दिखाई ना देता हो और बोलता कभी ना हो। ये जो गांधी जी ने कहा था, गांधी जी के 3 बंधन, मतलब वही वाला फॉलो। गांधी जी के ऐसे थोड़ा ना हम लोग कहते हैं कि फॉलोअर है मोदी जी, उसको न दिखता हो, अपने नेत्रों से न दिखता, वो देखे तो मोदी और शाह के निगाहों से देखे, वो सुने तो मोदी और शाह के कान से सुने, और बोले तो उन्हीं की जुबान बोले, इसके अलावा कोई, यही योग्यता होनी चाहिए। आशीष सूद पंजाबी, कई लोग मनजिंदर सिरसा या ऐसे नाम ले रहे हैं, सिख नाम, एक वो मारवा है उनका नाम ले रहे हैं। मैं उस सिख नाम तो खारिज कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ठसक के साथ मोदी और शाह की नीति है कि जो वर्ग जिसको हम मना नहीं सकते, वहां पर हम नहीं जाएंगे पीठ सहलाने। वो काम हम अपने तरीके से, अपने एजेंसियों के जरिए, राजीव कुमार के जरिए वो कर लेते हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हरियाणा में जाट विरोधी पॉलिटिक्स करके कोई सरवाइव करे।
वो जाट विरोधी में कहूंगा, ये नहीं कि नॉन जाट जाट पॉलिटिक्स, जाट विरोधी पॉलिटिक्स किया, वहां पर एंटी जाट पॉलिटिक्स किया बकायदे। वहां लोगों को बताया कि ना अब जाट नहीं, यही लोगों के मन के भीतर बिठाया। तो वैसे ही वो सिख में नहीं लगता है जाएंगे। एक दो बातें हैं, जो भी नाम आएगा वो बिहार के चुनाव को प्रभावित करने लायक, ये एक मेरा मतलब सिक्स सेंस कहता है, क्योंकि वो तो मैं कहा ना कि उसको दिखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, लेकिन उसको बेचना है, उसको मोदी और शाह बेचे कि ये देखिए हमने किसे बनाया मुख्यमंत्री, देखा आपने, आपके लिए कौन खड़ा है, हम खड़े हैं, आपके लिए कौन सोचा, हम सोचे, आपका सम्मान कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। ये बोलने के लिए चाहिए ना एक आदमी, एक थे। तो बिहार का अगला चुनाव, बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, दलित चेहरा भले राजस्थान से अजय महावर, लेकिन दलित के रूप में उनको उनका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि एक भी दलित सीएम नहीं है भाजपा के, किसी भी भाजपा शासित राज्य में भाजपा का कोई सीएम नहीं है दलित, तो दलित हो सकता है। एक नाम और भी है, जितेंद्र महाजन, ये कहाँ के हैं अभी बहुत डिटेल नहीं आई है, रोहतास नगर से जीते हैं। जितेंद्र महाजन जैसे मनोहर लाल खट्टर थे, वैसे ही ये संघ की पौध से रहे। मनोहर लाल खट्टर संघ की पौध से रहे, लेकिन उनकी आस्था निष्ठा मोदी के लिए थी, भागवत के लिए नहीं थी। तो वैसे ही जितेंद्र महाजन, अब भी थोड़ा पता करवाना पड़ेगा, नाम मेरे भी जानकारी में आया है, किसी बहुत जो अंदर तक इन लोगों को जान रहे हैं, ऐसे ही किसी शख्स से आया है कि ये बड़ा हो सकता है कभी मोटरसाइकिल पे ये भी बैठाए हों, हो सकता है कभी दरी बिछाए हों, एक दरी सोए हों, न सोए हों, लेकिन जितेंद्र महाजन का नाम चर्चा में आया है। तीसरा एक और नाम चर्चा में आया है, ये नाम बता के तब आपके पास आऊंगा। एक नाम है शिखा रॉय। ये शिखा रॉय, इन्होंने ग्रेटर कैलाश से हराया है सौरभ भारद्वाज को हैवीवेट। शिखा रॉय बिल्कुल नई नहीं है, शिखा रॉय की हनक एक समय थी दिल्ली में। सुषमा स्वराज की सारी ताकत शिखा रॉय के भीतर थी, जैसे कहते ना कि हमारी ताकत तुम एंजॉय करो, जाओ, ताकत का पावरा पटार नहीं दे दिया। तो शिखा रॉय के पास सुषमा स्वराज की पूरी ताकत शिखा रॉय के भीतर सिमटी थी, जिस दौर में सुषमा के सामने नरेंद्र मोदी का कद नीचे था। यानी शिखा रॉय न कुछ रहते हुए भी एक दौर में मोदी से भी ऊपर अपने आप को, दिल्ली के सीएम के रूप में सुषमा के बाद अपने आप को मानती थी कि अगर कभी दिल्ली में सीएम बनेगा तो मैं बनूंगी। एक कुछ करीब से जानने वाले लोग मोदी और शाह को कहते हैं, ऐसे लोगों को भी कई बार वो सीएम वोम बना करके दिखाते हैं कि देखो असली जगह कहां पे, तो मतलब वो अपनी पुरानी उन भावनाओं को, कहते ना तुष्ट करना भावनाओं को, कि ठीक है बहुत ठसक थी, चलो ठीक है अब हमारे हिसाब से रहना है, रहोगे ठीक है चलो, दिया। तो शिखा रॉय अच्छा शिक्षित हैं, जो कम लोग हैं, कम ही हैं, और महिला फेस शिक्षित हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया हुआ शिखा रॉय ने। लोग अभी चर्चा में बता रहे हैं कि बंगाल से कनेक्शन है, बंगाल की रहने वाली है। तो बंगाल से कनेक्शन है तो बंगाल बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल की महिला ममता बनर्जी से मुकाबला, बंगाल भी बीजेपी के जो कुछ महत्वाकांक्षाएं मोदी जी के भी अधूरी हैं, कुछ ख्वाब अधूरे हैं, उनमें से एक बंगाल है। तो शिखा रॉय का नाम। एक करेक्शन में कर दूं, मैं उस झटके में बोल गया था, अजय महावर झारखंड के रहने वाले हैं, साहिबगंज के। तो ये बिहार के लिहाज से अजय महावर राजस्थान से थोड़ा सा अगर मिसफिट हो रहे थे, मैं उस समय ध्यान से मेरे मिस हुआ, क्योंकि कई नाम में अलग अलग जगह थे तो बताने में राजस्थान आ गया दिमाग में। अजय महावर साहिबगंज झारखंड से। तो दलित, झारखंड का दलित, झारखंड और बिहार ये तो संयुक्त बिहार ही रहा है, उसी से निकला हुआ है, तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं जिस नाम की चर्चा की, हेमंत भाई। अब हेमंत भाई, ये गुमनाम 4 नाम, अजय महावर, शिखा रॉय, जितेंद्र महाजन, रेखा गुप्ता, क्या लगता है? अजय भाई फिर वही बात है, कयास से कोई फायदा नहीं होगा। इनको बेसिकली क्या तय करना, देखिए आजकल भारतीय जनता पार्टी जातियों पर एक खास तरीके से खेल कर रही है।
कि किस प्रदेश में किस जाति के जरिए, अच्छा वो पहले से तय कर लेते हैं कि यहाँ हम फला व्यक्ति को बनाएंगे, उसकी ये जाति है, और वहां पे वो कार्ड तो मोदी का ही है। दिल्ली में चुनाव आप अगर बात करेंगे तो मोदी के नाम पे ही वोट मांगा है, उसके अलावा कुछ था ही नहीं कि मोदी को दो या केजरीवाल को दो। उस टाइप का माहौल बीजेपी ने बनाया था, और हर जगह ऐसे ही करते हैं। तो उसमें स्थानीय नेतृत्व की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स क्या रहती है? एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जो मुख्य धारा की बात की, हरियाणा में किसको बनाया, उसको एक चीज बड़ी स्पष्ट मानिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की राजनीति जो है वो पहले दिन से एक है कि किसी भी प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मुख्य धारा की जो वहां का जो दल है, वो सॉरी जो जाति है, उससे नहीं होगा, उससे हटकर होगा, परंपरा से हटकर होगा, और उस परंपरा को वो लगातार निभाते आए। महाराष्ट्र में मराठा सियासत होती है तो देवेंद्र फडणवीस को बनाते हैं, शिवराज चौहान को हटा करके मोहन यादव को जाके, मध्य प्रदेश में उतने यादव नहीं है, भजनलाल शर्मा को बिल्कुल लीग से हटकर के एक ब्राह्मण को बना दिया सीएम। तो लीग से हटकर काम करने का और आगे के भविष्य के हिसाब से कि इनके पास पहले नाम होता है, फिर उसका पद तय करते हैं, और वहां से फिर सारे मामले को जमाते हैं। स्थानीय नेतृत्व कौन है, वहां का क्या है, तो आज दिल्ली में महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, अभी से कल तक अगर आप बात करेंगे, दुष्यंत गौतम का नाम बड़ा महत्वपूर्ण था, उनको हरियाणा से राज्यसभा भी लेकर के आए थे, अगर आपको ध्यान होगा, लेकिन वो चुनाव हार गए। दलित चेहरा क्यों हो सकता है? आपने एक बिंदु बताया कि दलित चेहरा इसलिए हो सकता है कि बिहार का चुनाव हो, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन दलित क्या आरएसएस और बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या उनके लिए मुख्यमंत्री पद अब तक दिया गया है? जवाब है ना, नहीं दिया गया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी, आशीष भाई, फंसी हुई है। जो राहुल गांधी संविधान करते हुए घूम रहे हैं, वही काम अखिलेश करते हैं और वही काम तेजस्वी करते हैं। ठीक, तो संविधान अंबेडकर फला, तो उसमें उस स्कीम ऑफ थिंग्स में कोई भी दलित फिट होता है दिल्ली के अंदर, नंबर एक। नंबर दो, जो इन्होंने कहा, अमित शाह ने संसद में कथित तौर पर जो कहा था कि इतना नाम अगर पुकारते उसका तो कुछ और हो जाता, अंबेडकर सारा दिन करते हो, तो वो मामला भी अभी सॉर्ट आउट तो हुआ नहीं है ना, उस पर किसी बीजेपी ने माफी मांगी है, संघ उस पर कंप्लीट, संघ को साफ सूंघ गया है। तो ये लोग मिसएडवेंचरस लोग हैं, ये प्रयोगधर्मी भी लोग हैं, नाम इनके पास ऑलरेडी डिसाइडेड है। मुझे आपको कयास लगाने की बजाय हकीकत में क्या है कि ये इनको तय करना। जैसे मैं उस नेता से बात कर रहा था, उसने कहा साहब इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, किसी जाट को बनाना होगा। मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा हरियाणा और वेस्ट यूपी में जाट का कुछ नहीं किया, राजस्थान में कुछ नहीं किया, मध्य प्रदेश में कहीं कुछ नहीं है, तो जाट का चांस ले लेंगे। मैंने कहा नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने कहा उसके बाद दिल्ली की अगर मुख्य धारा की बात करोगे तो 1/3 आबादी जो वोटर्स की है वो पूर्वांचली है, और बिहार का चुनाव भी है, तो पूर्वांचली पे गेम खेल सकते हैं। पूर्वांचली फिर वही अननोन होना चाहिए। फिर कहा कि साहब बनिया को बना सकते हैं, क्योंकि बनिया ट्रेडिशनल वोट बैंक है, और बनियों का दिल्ली के अंदर अच्छा रोल भी रहा है। बनिया, देखिए केजरीवाल साहब खुद बनिया थे, वैसे समुदाय से आते थे, लेकिन इस बार बनियों ने, वह समुदाय ने उनको वोट नहीं दिया। हकीकत है, पहले से चर्चा थी इस बात की। नहीं, लेकिन मुझे मैं बीच में एक थोड़ा और क्लियर कर देते, मुझे बनिया बनाने पर डाउट इसलिए है क्योंकि बीजेपी को पता है कुछ वर्ग कहीं नहीं जाएगा, उन्हें कुछ दो चाहे ना दो वो वोट नहीं देंगे। जैसे बनिया वैश्य समुदाय है, कायस्थ है, वैश्य कायस्थ, ये ऐसा मतलब वर्ग है जिनको कुछ मिले न मिले ये भाजपा के साथ, मोदी के साथ रहेंगे। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे, वही स्थिति। उसके बाद उसने कहा कि हो सकता है किसी अरोड़ा खत्री को बना दे, वो उनको देखना है कि उसमें उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या आएगा। किसी सिख को बना दे पंजाब के अंदर, क्योंकि आम आदमी पार्टी को निपटाने का प्रोग्राम है दिल्ली के बाद, वहां से भी निपटाना है, हालांकि पंजाब में इनका उतना नहीं। तो ये बेसिकली उन दोनों ने पहले से तय करके रखा हुआ है, और अब से नहीं, चुनाव से पहले नहीं, मोदी के दिमाग में तमाम तरह की चीजें ऑलरेडी घूमती रहती, और उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस प्रदेश के क्या जातीय समीकरण है क्या नहीं। हरियाणा में पहले देखिए ना क्या किया, पहले पंजाबी सीएम लिया है जीटी बेल्ट से, उसके बाद उसको बदला तो नायब सिंह सैनी को लेकर के ओबीसी कार्ड ही खेल दिया एकदम। तो इनका कोई भी जो कदम है वो अप्रत्याशित ही रखना, सरप्राइज फैक्टर ही रखना, वॉव फैक्टर ही रखना, शॉक फैक्टर ही, अरे ये कोई जिसको कोई सोच ही ना पाए। अब आप बताइए मनोहर लाल कितने करीबी थे, और ओवरनाइट उनको बदला गया, और खटाक से नाम ऐसा आया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। 7 बार का जो अनिल विज एमएलए है वो बेचारा घूम रहा है। तो वो इनके लिए वो वरिष्ठता, वो फला, ये इन सब चीजों के कोई मायने नहीं। मोदी की नजरों में, मोदी की योजनाओं में
जो व्यक्ति फिट बैठता हो और जिसके सारे फंक्शंस जो है वो दिल्ली के रिमोट से कंट्रोल होते हो, वो एक क्वालिफिकेशन है। और वो उन दोनों के अलावा कोई बता नहीं सकता कि इस बार नंबर किसका है, ये बिल्कुल स्पष्ट मानिए। तो मैं कयासबाजी की बजाय मेरा ये साफ मानना है कि एक बात हम दावे के कह सकते हैं पूरी कन्विक्शन के साथ कि जो ये 8-10 नाम चल रहे हैं लगातार, तो स्मृति ईरानी, विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, ये वो, उनमें से कोई नहीं बनने वाला है, इतनी बात की पक्का है। उसके बाद मोदी के जहन में क्या है, उनकी पर्ची में क्या है, उनकी योजनाओं में क्या है, वो तो वो जब अमेरिका से आएंगे, वो जब इवेंट होगी उससे चंद घंटे पहले वो पर्ची निकलेगी और सारे का सब मुंह खुला रह जाएगा। और ये सारे जितने दावेदार आप बता रही, इनमें से स्मृति ईरानी तो एमएलए भी नहीं, मनोज तिवारी भी एमएलए नहीं, तो जो एमएलए वो सारे में किसी की चू करने की हिम्मत थोड़ी है, कोई चू कर जाएगी तो जो पर्ची आएगी सारे ताली बजाएंगे और अपनी छुट्टी करेंगे। यहाँ पर तो चू करने वाला जो भी सवाल जहां भी उठ रहा है, उसको तो यहाँ दिल्ली में तो बिल्कुल खारिज कर दीजिए। जब मध्य प्रदेश में जहां पर मोदी के समकक्ष बराबर कद वाले नेता शिवराज सिंह चौहान वो चू नहीं कर पाए, मोदी से ज्यादा ठसक वाली और मोदी के समकालीन, मोदी के बराबर कद वाली वसुंधरा नहीं चू कर पाई, तो दिल्ली में चू करने लायक तो कोई है ही नहीं है। अरे पहले 3 विधायक थे, फिर 8 विधायक हुए, वो कौन है चू करने वाला? भाई वही 3 या 8 में हो सकते हैं ना कि भैया हम तो जीते थे, विधायक थे। जो विधायक ही नहीं रहा, दिल्ली में जीत नहीं पा रहा है, वो क्या चू और चा करेगा? वो जो 3 और 8 थे उसमें भी सबसे जो सीनियर टाइप कह लें कि जिसका संगठन में जिसने पद संभाला वो ब्रजेंद्र गुप्ता थे, या मोहन सिंह बिष्ट जो मुस्तफाबाद से इस बार लड़वाए जिसको, करावल नगर वाले, वो उनको 5-6 बार विधायक हो गए, तो 6 बार वही उनकी सबसे बड़ी डिमेरिट है, 6 बार विधायक। तो अब जब यहाँ पर वो चू जैसा कुछ है नहीं, कोई सोचे कि ये जो है फला प्रवेश वर्मा या कोई, ये तो जो आएगा वहां कहेंगे वही सिरोधार्य है, जो हुक्म आ गया वो सिरोधार्य है, वो सर माथे पर धारण होगा। वहां पर चूच दिल्ली में तो कोई गुंजाइश नहीं, दिल्ली में तो रास्ता ही खुला हुआ है। बस यहाँ पर तो दिक्कत ये, यहाँ पर एक बात है कि यहाँ की पर्ची कौन खोलेगा? वहां तो शिवराज ने खोला, यहाँ वसुंधरा ने, यहाँ पर्ची खोलने वाला कद किसी के पास नहीं। दिल्ली में संकट तो ये है हेमंत भाई, यहाँ पर्ची कौन खोलेगा? ऐसे कद का भी नहीं है कोई। नहीं, विजेंद्र गुप्ता से खुलवा देंगे, उसमें क्या है? 2 ऑब्जर्वर आएंगे, उसको पर्ची पकड़ा देंगे, चलो भाई बता दो नाम क्या है, हो गया, तालियां बज गई, छुट्टी, कल शपथ ले लेना, टाइम भी दिल्ली बता देगी कि भाई आप बता दिया है, छुट्टी। अगर पर्ची भी खुलवाया गया विजेंद्र गुप्ता से, तो विजेंद्र गुप्ता का कद बढ़ा समझ लीजिए, क्योंकि पर्ची खोलने वाले नेताओं का कद देखिए। बिल्कुल, तो बढ़ा कद, विजेंद्र गुप्ता का प्रमोशन हुआ पर्ची खोलने में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो खैर ये चर्चाएं अभी जारी रहेंगी, बहुत सारी अटकलें हैं। नाम एक प्रद्युम्न सिंह तोमर का भी कुछ, अभी किसी से फोन पर कुछ देर बात हुई, लोग अपने अपने हिसाब से अटकलें लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब योगी आदित्यनाथ को काउंटर करने के लिए एक ठाकुर तैयार कर दिया जाए, ठाकुर फेस पहले से हो, तो फिर अब ऑपरेशन यूपी शुरू किया जाए, क्योंकि अब मोदी और शाह के निष्कंटक मार्ग में सिर्फ एक ही कांटा है। वो कांटा ऐसा बार बार चुभता रहता है, वो पैर ना पड़े तो भी वो कांटा पैर तक आके चुभ जाता है कई बार। वो उत्तर प्रदेश है, तो यूपी वाला कांटा अगर निकल जाए तो ये मार्ग पूरा यहां से लेके धरती से लेके स्वर्ग तक निष्कंटक हो जाए। क्यों हेमंत भाई, शॉर्ट कमेंट एक। नहीं, यही है, देखिए जिस व्यक्ति को जो जातीय समीकरण सूट करता है, कोई चेहरा सूट करता है, वो उसके हिसाब से तर्क और कुतर्क गढ़ता है। ये तो राजनीति का एक बेसिक फलसफा है। लेकिन हकीकत क्या है कि जो मोदी और शाह के मन में है, वो उसकी भनक किसी को भी नहीं है, केवल उस एक व्यक्ति को होगी जिसको उस काम के लिए अप्रत्याशित तौर पर प्रोजेक्ट करके लाया गया है, प्लांट किया गया है। और आपने इंट्रोडक्शन में एक बहुत अद्भुत बात कही थी कि उसको कार्यकर्ता जाने या ना जाने, उसका संगठन से कोई मतलब हो ना हो, उसको जिताने की चिंता किन्हीं और ताकतों की होती। वो बिल्कुल सही कहा आपने, वही नब्ज है कि सारी ताकत, सारी कायनात उसको जिताने पर लग जाती है, और वो फैसला वो उस व्यक्ति को ये जिता चुके होंगे, और उसका बस एक नाम निकाल कर औपचारिकता करनी बाकी है। बाकी जिसको कोई उनसे जोड़ेगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कोई किसी कास्ट से जोड़ेगा, कोई किसी से जोड़ेगा, ये सारे खेल कयासों के अलावा कुछ नहीं है।
हकीकत यह है कि दिल्ली के अंदर एक बात आप कन्विक्शन से कह सकते हैं कि जिसका नाम कहीं नहीं है मुख्यमंत्री वो बनेगा, और वही उसी वाव फैक्टर के साथ बनेगा, उसी सरप्राइज फैक्टर के साथ बनेगा और उसी शॉक फैक्टर के साथ बनेगा। इतना हम कह सकते हैं कन्विक्शन के साथ। चलिए, हम लोग तो मुख्यमंत्री के नाम पर सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, 20 मिनट 22 मिनट का एक शो आपके सामने लाए, लेकिन दिल्ली में इस वक्त हम करीब से देख रहे हैं, लगातार बात हो रही है, दिल्ली में विपक्ष भी नहीं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कोई नहीं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो सबसे ज्यादा माथापच्ची कर रहे हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। वो लगातार माथापच्ची कर रहे हैं, वो सारे विधायकों बैठ करके लिस्ट देख रहे कौन सबसे लो प्रोफाइल है, किसको हम भी नहीं जानते, कौन चुनाव जीतने वाला नहीं था, हम मान रहे थे कि ये कतई नहीं जीत सकता है, सबसे मतलब फर्जी कैंडिडेट है। इस टाइप की चर्चाएं भाजपा के कार्यकर्ता दिल्ली में जम के कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो भी बनेगा, भाई कार्यकर्ता को तो मुख्यमंत्री से मतलब है ना, उसके हाथ में कुछ हो ना हो, वो जाएगा मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाएगा, काम लेके जाएगा, कुछ अपनी समस्या दुखड़ा बताएगा, इसलिए वो सब अटकलें लगा रहे हैं। अब देखिए, अभी वक्त है दिल्ली में, वक्त है साहब के, बड़े वाले साहब के विदेश से लौटने तक का वक्त है, इजाजत दीजिए। हमारा भी वक्त अभी का हो गया है 22-24 मिनट का। कल शाम फिर मिलेंगे हेमंत भाई के साथ, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।